नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत हम हिंदी भाषा परिवार की उपभाषाओं व उनकी बोलियों की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा परिवार की उपभाषा पश्चिमी हिंदी को पढ़ना प्रारंभ किया था। पश्चिमी हिंदी की एक बोली खड़ी बोली पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पश्चिमी हिंदी की अन्य 4 बोलियां हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं हम हरियाणवी बोली के साथ। हरियाणवी को बांगरू और जाटू इन नामों से भी जाना जाता है। हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो हरि प्लस यान, हरि प्लस अरण्य, अहिर प्लस आना इन शब्दों से मानी जाती है। हालांकि ये कोई सर्वमान्य मत नहीं है, ये तीनों ही सिर्फ अनुमान है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि श्री कृष्ण अपने यान के द्वारा इस क्षेत्र में आए थे, कुरुक्षेत्र में, तो इस कारण यह क्षेत्र हरियान हरियाणा कहलाया। इसी प्रकार हरि का अरण्य अर्थात वन या जंगल। अहीर प्लस आना, अहीर का मतलब होता है यादव। चूंकि यह क्षेत्र यादव बहुल है तो यादवों की बहुलता के कारण यह अहीर आना और कालांतर में हरियाणा कहलाया और यहाँ की बोली हरियाणवी। तो ये केवल अनुमान भर है। उद्भव की बात करें तो हरियाणवी शोर सैनी के मध्य रूप से उत्पन्न हुई है। हरियाणवी बोली का क्षेत्र संपूर्ण हरियाणा राज्य है। हरियाणा के हिसार, रोहतक, करनाल, जींद, सोनीपत, पानीपत आदि जिले, इसके अलावा पंजाब का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दिल्ली के देहाती क्षेत्र में भी हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणवी पर पंजाबी, मारवाड़ी और खड़ी बोली का प्रभाव है। देखिए, जब हम मानचित्र को देखते हैं, भारत के मानचित्र को उठाकर जब हम भाषा टॉपिक पर चर्चा करते हैं और भाषा या बोलियों के क्षेत्रों का अध्ययन करें तो इसे मानचित्र में देखना भी ज़रूरी है। तो हरियाणा की सीमा पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से लगती है। तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। राजस्थान की जो सीमा हरियाणा से लगती है वहाँ मारवाड़ी और दिल्ली में खड़ी बोली। तो सीमा जब लग रही है तो यहाँ बोली जाने वाली बोलियों का प्रभाव भी हरियाणवी पर पड़ना स्वाभाविक ही है, क्योंकि समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती ही हैं। तो स्वाभाविक ही है कि हरियाणवी पर भी हमें पंजाबी, मारवाड़ी और खड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। हरियाणवी की हम कतिपय विशेषताओं की बात करें तो हरियाणवी खड़ी बोली से बहुत साम्य रखती है। शुरू में हमने जब खड़ी बोली की चर्चा की थी पीछे के वीडियो में, तो हमने ये भी देखा था कि एक प्रकार का वर्गीकरण ऐसा भी मिलता है जिसमें पश्चिमी हिंदी को 2 ही भेद माने जाते हैं, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, और हरियाणवी को खड़ी बोली के अंतर्गत ही रखा जाता है। क्योंकि इसकी जो भाषिक और तात्विक विशेषताएं हैं वो खड़ी बोली से बहुत साम्य रखती है। अब हम यहाँ देखते हैं द्वित्व वर्णों की प्रधानता। ळ और ण का प्रयोग, ये दोनों ही विशेषताएं हमें खड़ी बोली में भी दिखाई देती है। गड्डी, बापू, इस प्रकार का जो द्वित्व वर्णों की प्रधानता है हमें खड़ी और हरियाणवी दोनों में ही देखने को मिलती है। ळ और ण का प्रयोग, गाड़ी, काड़ू, जाना, खाना, ये सब हमें देखने को मिलता है खड़ी बोली के साथ साथ हरियाणवी में भी। हिंदी में वर्तमान काल में जहाँ है का प्रयोग होता है वहीं हरियाणवी में से का प्रयोग, जैसे हम कहते हैं तू कहाँ जा रहा है या तू कहाँ जा रहा है, तो हरियाणवी में कहेंगे तू कित जावे से, तथा हूँ के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। तुलनावाची विशेषणों में तई का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं, मैं तेरे ते बड्डा सू। यहाँ हमें हरियाणवी की 3 विशेषताएं एक साथ दिखाई दे रही है। तेरे ते, ये तुलनावाची विशेषण जहाँ तई का प्रयोग होता है। बड्डा,
ये हुई व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति, द्वित्व व्यंजन की प्रवृत्ति। सू यानी हूँ के स्थान पर सू का प्रयोग। मैं तेरे ते बड्डा सूं, तू कित जावे सै। तो ये हरियाणवी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य बोलियों से अलग करती है। सर्वनामों की बात करें तो हरियाणवी में सर्वनामों के भी कुछ विशेष रूप देखने को मिलते हैं, जैसे मन्नय, तन्नय, ओ, यो, गुण आदि। मन्नय तन्नय इसमें भी हमें द्वित्व व्यंजन की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोलियों में से एक है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में वैसे तो 5 बोलियां स्वीकार की जाती है, किंतु साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो 2 ही महत्वपूर्ण बोलियां हैं, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगी मैं कि भाषा, ब्रज नाम के आगे भाषा लगा हुआ है, किंतु ब्रज वास्तव में बोली है। इसी प्रकार खड़ी बोली जो राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त है, जिसे आज हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं, तो खड़ी बोली जो भाषा का रूप प्राप्त कर चुकी है, आज भी खड़ी बोली ही कहलाती है। और ब्रज भाषा जो कि वास्तव में बोली है, वह आज भी ब्रज भाषा के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा केवल प्रचलन के कारण है, बहुत ज़्यादा प्रचलन, लोक प्रचलन के कारण जन सामान्य द्वारा ऐसा ही प्रयोग में लिया जाता रहा, इस कारण ऐसा ही यह बोला जाने लगा है। ब्रज को भाषा ही कहते हैं, जबकि यह बोली है। और खड़ी बोली के तो 2 रूप देखने को मिलते हैं। जन बोली के रूप में तो वह बोली ही है, किंतु जब राजभाषा के रूप में बात करें, वहाँ वह साहित्यिक मानक खड़ी बोली, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसे हम आज हिंदी भाषा कहते हैं, तो वहाँ वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। ब्रज भाषा बहुत ही कोमल और कर्णप्रिय भाषा है। यह खड़ी बोली के बिल्कुल विपरीत है। खड़ी बोली जहाँ कर्कश है, अक्खड़पन लिए हुए है, वहीं जो ब्रज भाषा है बहुत ही कोमल, माधुर्य और लालित्य से परिपूर्ण है। और यही कारण है कि यह 600 वर्षों तक काव्य भाषा के रूप में एक छत्र राज्य करती रही। और आधुनिक काल में आकर जब ब्रज भाषा को अपदस्थ करके खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात आई, तो खड़ी बोली के समर्थकों को बहुत विरोध भी सहन करना पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समर्थक, जो भी खड़ी बोली के समर्थक थे, उन्हें बहुत मेहनत, बहुत जोर लगाना पड़ा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में। चूँकि खड़ी बोली में वह लालित्य, वह माधुर्य है ही नहीं, और ब्रज भाषा क्या है, माधुर्य से परिपूर्ण है। और काव्य में भी क्या होता है, हृदय की कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। तो काव्य की भाषा के लिए माधुर्य से भरी हुई, माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा को ही उपयुक्त समझा जाता था। और इसी कारण खड़ी बोली जो कर्कश है, अक्खड़पन लिए हुए है, उसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में बहुत जोर आया। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा और पुरुषोत्तम भाषा भी कहते हैं। अंतर्वेदी शब्द का अर्थ होता है 2 चीज़ों का मिलना। चूँकि ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बीच का है, तो हमें ब्रज भाषा में पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इन दोनों ही अलग अलग उपभाषाओं की विशेषताएं देखने को मिल जाती है, जिसके कारण इसे अंतर्वेदी भाषा नाम दिया गया है। उद्भव की बात करें तो शोर सैनी के मध्यवर्ती रूप से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। आगरा, मथुरा, बदायूं, बरेली, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है। राजस्थान में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर जिलों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, जहाँ ऐसा पूछा जाए कि ऐसी बोली जो राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती किंतु राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती अर्थात राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती, उसका उत्तर होगा ब्रज। क्योंकि ब्रज भाषा
वैसे देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, किंतु राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जिलों में बोली भी जाती है। तो जब अगर ऐसा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा ब्रजभाषा। ब्रज शब्द का अर्थ ऋग्वेद में पशुओं का समूह तथा चारागाह है। चूँकि यह क्षेत्र जहाँ पशुओं की अधिकता है, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है, तो पशुपालन की प्रधानता के कारण ही यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और यहाँ की बोली या यहाँ की भाषा ब्रज कहलाई। पश्चिमी हिंदी का अध्ययन करने के लिए यह कुंजी का काम करती है। हम बार बार बता चुके हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यद्यपि 5 बोलियां आती है, किंतु महत्वपूर्ण बोलियां 2 ही हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी देखा जाए तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा ये 2 ही महत्वपूर्ण बोलियां हैं। चूँकि खड़ी बोली जो हमारी राजभाषा हिंदी का आधार है, तो हिंदी का अध्ययन करने के लिए खड़ी बोली अधिक उपयोगी है, और पश्चिमी हिंदी का अध्ययन करना चाहें तो ब्रज भाषा अधिक उपयोगी साबित होती है। देश के बाहर ताजुज़बेकिस्तान में यह भाषा ताजुज़बेकी नाम से जानी जाती है। उपबोलियों की बात करें तो नैनीताल की बुक्सा, बरेली की अंतर्वेदी, धौलपुर व पूर्वी जयपुर की डागी, करौली की जादोवाटी, ये कुछ प्रमुख उपबोलियां हैं ब्रज भाषा की, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है। अब हम विशेषताओं की बात करें ब्रज भाषा की, तो जैसा कि प्रत्येक बोली में कुछ विशेषताएं, 2-4 विशेषताएं ऐसी होती है जो उसे अन्य बोलियों से अलग करती है, और हमें उन्हीं 2-4 विशेषताओं को पकड़ना है। तो ब्रज भाषा की सबसे प्रधान विशेषता है ओकारांत प्रवृत्ति। जहाँ खड़ी बोली की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? आकारांत प्रवृत्ति। आ की बाहुल्य है, आकार बहुला है। वहीं ब्रज भाषा औकार बहुला है। खायो, गयो, आयो, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये ब्रज भाषा में इस प्रकार ओकारांत प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में हों का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हिंदी में उत्तम पुरुष एक वचन होता है मैं, वहीं ब्रज भाषा में मैं के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? हों का। और क्यों के स्थान पर ब्रज भाषा में चों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 विशेषताएं ही काफ़ी हैं ब्रज भाषा की आपको याद करने के लिए। ब्रज बोली बांग्ला की एक शैली है जिसे भूल से ब्रज भाषा का भी मान लिया जाता है। इस बात का यहाँ उल्लेख करने का कारण है, प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, जहाँ हम नाम साम्य के कारण ब्रज बोली को ब्रज का एक भेद मान लेते हैं, जबकि यह ब्रज भाषा का भेद नहीं है, यह वास्तव में बांग्ला की एक शैली है। अब हम बात करेंगे बुंदेली और कन्नौजी की। बुंदेली और कन्नौजी, इसमें कुछ विशेष साहित्य नहीं लिखा गया है। बुंदेली में तो फिर भी थोड़ा बहुत साहित्य, लोक साहित्य मिल जाता है, कन्नौजी में तो वह भी नहीं मिलता है। तो वैसे भी पश्चिमी हिंदी की महत्वपूर्ण 2 बोलियां तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा ही है। तो विस्तार से चर्चा तो हमने उन्हीं की है, और अलग से निबंधात्मक प्रश्न तो उन्हीं बोलियों पे पूछा जा सकता है। हाँ, किंतु अगर पश्चिमी हिंदी की बात आए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग पर कोई प्रश्न आए, तो हमें 5 ही बोलियों का उल्लेख करना होगा, जिसमें हमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी 5 के संबंध में लिखना होगा। तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा के संबंध में तो हमने विस्तार से अध्ययन किया है। बुंदेली और कन्नौजी के संबंध में ना तो यह साहित्यिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है, और ना ही वास्तव में इसमें साहित्य लिखा ही नहीं गया है इतना। तो हम हमारी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए भी इन्हें ज़्यादा विस्तार से न पढ़कर संक्षेप में चर्चा करेंगे। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि जिलों तक विस्तृत है। बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है, किंतु लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया है। लोक साहित्य की बात करें तो ईसुरी, ये बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं, और ईसुरी कवि के फाग बहुत प्रसिद्ध है।
फाग एक प्रकार की काव्य शैली है, तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसूरी किस बोली के लोक कवि है या इसूरी के फाग किस बोली में मिलते हैं। तो उत्तर होगा बुंदेली बोली में। लाल कवि के छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में हुई है। छत्र प्रकाश वीर रस से परिपूर्ण रचना है और ये बुंदेली में रचा गया है। लोक गाथा आलाखंड बुंदेली की उपबोली बनाफरी में है। आलाखंड हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, आदिकाल में जब रासो ग्रंथों की बात चलती है, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, तो आलाखंड परमाल रासो का ही एक भाग है। परमाल रासो जिसकी रचना कवि याज्ञनिक ने की थी, तो उस परमाल रासो का एक भाग आलाखंड, और आलाखंड की रचना हुई है बुंदेली में, और बुंदेली की भी उपबोली बनाफरी में। तो यह भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कवि केशव, रीतिकाल के आचार्य कवि केशव से हम सभी परिचित हैं, तो केशव की भाषा में भी बुंदेली का अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है। चूँकि इसमें साहित्य बहुत ज़्यादा है ही नहीं, तो बुंदेली में जो 2-4 रचनाएं मिलती हैं साहित्यिक दृष्टि से, उनका उल्लेख यहाँ पर कर दिया गया है कि लोक कवि इसूरी कवि के फाग, छत्र प्रकाश की रचना हुई है बुंदेली में, और आलाखंड भी बुंदेली की उपबोली बनाफरी में है। इसके अलावा केशव की भाषा पर बुंदेली का प्रभाव देखा जाता है। उपबोलियों की बात करें तो राठौरी, लोधांती और बनाफरी ये बुंदेली की उपबोलियां हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है उपबोलियों का नाम देकर कि अमुक उपबोलियां किस बोली के अंतर्गत आती हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। राठौरी, लोधांती और बनाफरी बुंदेली की उपबोलियां हैं। यह बोली प्रायः ओकारांत है। प्रायः का तात्पर्य है हमेशा ओकारांत नहीं है। जैसे ब्रज क्या है, ओकारांत ही है, जबकि बुंदेली में कहीं कहीं ओकारांत प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। सर्वनाम मोरो, मोई, तो, तुमाओ, उको ऐसे विशेष रूप हमें सर्वनामिक देखने को मिलते हैं। भूतकालिक सहायक क्रिया के लिए हतो, हति, हते का प्रयोग होता है, यानी जहाँ हिंदी में था, थी, थे का प्रयोग होता है, वहाँ था के लिए हतो, थी के लिए हति, थे के लिए हते का प्रयोग बुंदेली में देखने को मिलता है। कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी बोली का क्षेत्र अवधी और ब्रज के बीच में है। इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर, कन्नौज आदि तक कन्नौजी का क्षेत्र विस्तृत है। ब्रज भाषा से अत्यधिक साम्य होने के कारण कुछ लोग इसे ब्रज भाषा का ही एक रूप मानते हैं। ये शुरू में भी चर्चा की थी कि जब पश्चिमी हिंदी के 2 ही भेद माने जाएं, खड़ी बोली और ब्रज भाषा, तो बुंदेली और कन्नौजी दोनों को ही ब्रज भाषा के ही भेद स्वीकार किए गए हैं। चूँकि भाषिक और तात्विक दृष्टि से यह ब्रज भाषा से इतनी साम्य रखती है कि इसे ब्रज भाषा का ही रूप मान लिया जाता है। कन्नौज क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है, अतः इस बोली में साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। कन्नौजी की प्रधान प्रवृत्ति है शब्दों का ओकारांत होना। जहाँ ब्रज की विशेषता थी औकारांत, वहीं कन्नौजी की विशेषता है ओकारांत होना, जैसे बड़ो, छोटो, आओ, गौ आदि। कन्नौजी में इया और वा प्रत्यय का प्रयोग क्रमशः स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में होता है, जैसे छोकरी का छोकरिया, बच्चा का बचवा। भूतकालिक सहायक क्रियाओं में था, थी, थे के स्थान पर हतो, हति, हते का प्रयोग होता है। यही विशेषता हमने बुंदेली में भी देखी थी। भविष्य काल की क्रिया में इहे प्रत्यय लगता है, जैसे अइहे, खइहे, जइहे आदि। तो यहाँ हमारी दूसरी उपभाषा पश्चिमी हिंदी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी भाषा परिवार की अगली उपभाषा पूर्वी हिंदी के संबंध में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।